हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल हैव सिक्स्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम बेटा बात करने वाले हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। What is electrolysis? This has been discussed in our first video. उसमें आपको ये अच्छे से बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, और जो फिफ्थ वीडियो थी उसके अंदर आपको ये बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में व्हाट इज द मेजर बेसिक डिफरेंस। सो देयर वी हैव लर्न दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन्वॉल्व्स पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, while the electrochemical cell involves production of electricity by its chemical reactions. तो आज हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, पहले वाली बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करें, जहां पर हम बीकर को, जहां पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बाहर से करंट पास करने का काम करते हैं, उसको करंट देते हैं। तो कैसे होता है ये काम? लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। सपोज दिस इज अ बीकर and here we have used two electrodes. These are two electrodes. They are filled with the aqueous solution of a salt. For example, let us consider it as copper sulfate as salt and connected to external source. This is anode, क्योंकि अब हम क्या करें, करंट दे रहे हैं। जो करंट देते हैं तो एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव, और कैथोड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। जबकि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, जब करंट बनता है तो ये कन्वेंशन उसमें क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो ये है हमारा कॉपर सल्फेट। जैसे हम इसमें करंट पास करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक एग्जांपल लिया हमने कॉपर सल्फेट का, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट में से, फॉर एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग कॉपर सल्फेट, जैसे ही आप इसमें से करंट पास करोगे, करंट पास करने पर इट इज आयोनाइज्ड, ये टूट जाता है इनटू आयंस, कॉपर प्लस पॉइंट एंड सल्फेट नेगेटिव आयंस। मींस कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे आप उसमें करंट पास करोगे, हमने पूरी यूनिट में सीखा है कि इलेक्ट्रॉनों के पास होते ही, करंट के पास होते ही जो इलेक्ट्रोलाइट है इट इज आयोनाइज्ड, वो आयन में टूट जाता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। अब जो हम बात कर रहे हैं आज, वो है हमारा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग मैकेनिज्म हम कर चुके, तो मैकेनिज्म की बात नहीं करें, हम सिर्फ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर दीज लॉज? क्या होते हैं ये, किसके बारे में होते हैं? तो अब हम सिर्फ इनके ऊपर फोकस रखेंगे। दीज आयंस आर रिलेटेड टू मेटल आयंस, ये मेटल को लेकर के होते हैं। जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, दे आर पर्टेनिंग टू मेटल, मतलब इनका एम किसके ऊपर है? मेटल के ऊपर। और मेटल के ऊपर क्या है? अपॉन देयर वेट डिपोजिशन। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस जब किसी मेटल सॉल्ट का कराया जाए, तो उसमें जो मेटल डिपॉजिट होगा, उस मेटल का कितना वेट डिपॉजिट होगा, कितने ग्राम वो मेटल जमा होगा अपने इलेक्ट्रोड के पास, इसके लिए लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये एक आपको समझाने की कोशिश हो रही है। देखो, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, आयोनाइज किया, और ये इलेक्ट्रोलाइट किसका लेना है इस बार आपको, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइसिस में आ गए, लॉज में आ गए, तो लॉज में किसकी बात रहेगी? मेटल को लेकर के रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात मेटल को ही होगी, लेकिन हाँ, मेनली ये जो यूनिट है, मेनली जो टॉपिक हमारा, ये मेटल से कंसिडरिंग है। नॉन मेटल्स में वी कैन अप्लाई दिस पॉइंट। तो ये हो गया हमारे पास मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन, करंट पास किया, आयोनाइजेशन हो गया, आयंस आर फॉर्म। और आयंस जो है ना इसमें इस बार हमारे, क्योंकि ये लॉ किसके लिए है? ये लॉ है मेनली फॉर मेटल्स के लिए। तो जो मेटल है, वो मेटल कैसा है होगा? मेटल आयन कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। और पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट, बोथ आयंस दे आर प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इनमें जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये कॉपर आयन है, सिल्वर आयन है, गोल्ड के आयन है, जिंक के आयन है, पोटेशियम सोडियम के आयन है, दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द कैथोड। तो यहां जो बात होगी हमारी किसको लेकर होगी? ओनली फॉर कैथोड को लेकर। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनोड, हम एनोड के बारे में बात नहीं कर रहे, वो मैकेनिज्म में चला जाएगा। अब हम लॉस की बात करें, तो ये हो गया हमारा कैथोड। कैथोड के ऊपर कौन आ रहा है? पॉजिटिवली चार्ज आयन। और पॉजिटिव चार्ज आयन हमारे इस एग्जांपल में कौन है? कॉपर प्लस पॉइंट।
और कैथोड के पास क्या है, जब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज आता कब है, जब इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज जब यहाँ होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, जिसके पास कम है, तो दिस कॉपर आयन विल गेन द इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेंगे, दे विल गेट न्यूट्रलाइज्ड, वो न्यूट्रलाइज एंड विल गेट स्टिक टू द, किसके ऊपर जुड़ जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रोड लिया है हमने यहाँ पर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कैसे, ठीक वैसे जैसे मैग्नेट को हमने लिया और आयरन पार्टिकल्स के ऊपर हमने जो मैग्नेट को रोल किया, घुमाया, तो आयरन पार्टिकल्स दे स्टिक ओवर द मैग्नेट, जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द मेटल आयंस, आयरन आयंस और आयरन पार्टिकल्स which are stick to the magnet, तो क्या करेंगे, अब हम मैग्नेट के ऊपर लगे हुए आयरन पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद हम उसको वेट करेंगे, देन वी विल बी एबल टू फाइंड द वेट। बट वो काम यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, तो यहाँ माइक्रोस्कोपिक काम, इतना बड़ा काम नहीं है जैसे कि मैग्नेट के साथ होता है, तो यहाँ हम एक अलग तरीके का यूज करेंगे। बट द पॉइंट इज कि मेटल मैग्नेट के साथ में जमा हो रहा है, तो मेटल यहाँ इस इलेक्ट्रोड कैथोड के ऊपर भी जमा हो रहा है, पॉइंट इज सेम। सो ये जो मेटल जमा हो रहा है इस कैथोड के ऊपर, ये हो सकता है कॉपर हो, जिंक, सोडियम, कोई भी मेटल हो सकता है जो यहाँ डिपॉजिट होगा। क्वेश्चन इज, पॉइंट इज, व्हाट इज द वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, यहाँ मेटल का कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ है, ये है हमारा पॉइंट। दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड अंडर लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें ये समझना है। नाउ द वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड एट कैथोड इज डिटरमाइंड बाय Faraday's laws, because they were discovered by Faraday, so we call them as Faraday's laws of इलेक्ट्रोलाइसिस। इन्हें Faraday's laws of इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से बोलते हैं। दे आर टू इन नंबर, Faraday's laws दे आर टू इन नंबर। एक को हम बोलते हैं Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और सेकंड को हम क्या बोलेंगे, Faraday's सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लॉज। ये जो दो लॉ हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एंड व्हाट इज द कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट क्या है। कॉमन पॉइंट इज दैट कि दोनों के दोनों जो लॉज हैं दे आर रिलेटेड टू डिटरमिनेशन ऑफ द मास डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ ए मेटल। दोनों ही लॉज का एक ही काम है, और काम क्या है कि कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान में किसी मेटल का कितना वेट डिपॉजिट होता है उसको निकालना। सो दिस इज द एम ऑफ दिस लॉ। देखो जब आप साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तब पढ़ते हो, तो आपको एम जरूर मिलेगा हर प्रिंसिपल के पीछे, हर लॉ के पीछे। बस आपको वो एम पता होना चाहिए कि वो एम किस काम के लिए बना है, तो फिर आपके लिए वो चीजें बहुत इजी हो जाती है। सो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का एम क्या है, मेटल जो कैथोड पे डिपॉजिट उसके लिए। अब वो लॉज कौन से हैं, फैराडेज लॉज। तो इलेक्ट्रोलाइसिस लॉज का अगर एक एम है तो ये लॉज उसी के लिए बने, इसलिए इनका भी एम क्या होगा, टू फाइंड द वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। सो दिस इज द एम, वेट डिपॉजिटेड, ये निकालना। नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट लॉ। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट लॉ के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हम इसके बारे में बात करें। Faraday's first law of electrolysis states that, or according to Faraday's first law of electrolysis, Faraday's first law जो होता है वो is functional, यानी कि उस वक्त ऑपरेट होता है, ये उस वक्त काम करता है जब इलेक्ट्रोलाइसिस का काम सिर्फ एक ही बीकर में हो रहा हो, यानी उसमें एक कैथोड हो और एक ही एनोड हो, एक ही बीकर के अंदर हो रहा हो। या यूं भी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस का एक ही सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में हो रहा हो, तब के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। गॉट द पॉइंट। अब आप बात करते हैं सेकंड, इसमें आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा और कॉमन पॉइंट क्या है वो पता चल जाएगा। जो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, यानी कि फैराडेज सेकंड लॉ जो है इज फंक्शनल,
ये उस वक्त काम करता है when the process of electrolysis takes place in a number of beakers connected in series। यानी कि ये कब काम करेगा, जब हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कई हो और वो सीरीज में जुड़े हुए हो। लाइक ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, इसका ये एनोड ये कैथोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये इसका एनोड ये इसका कैथोड, ये कोई नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसका कैथोड और एनोड, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा और ये कॉमन सोर्स ऑफ बैटरी के साथ जुड़ा है। सो दिस इज ये है व्हेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ बीकर्स और इन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अब देखो नेक्स्ट, जो फर्स्ट हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है, सपोज इट कंटेन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। पहले बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो सेकंड बीकर में तो कॉपर सल्फेट का हमें लेना नहीं, तो दूसरे मेटल का लिए, जैसे मान लो कि हमने टेकन AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब लास्ट जो है इसके अंदर हमने ले लिया मान लो जिंक कार्बोनेट, ये हो गया। सो इन दीस थ्री बीकर देयर कैन बी टू बीकर, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, पहले वाला जो बीकर है उसमें कॉपर के आयन बनेंगे, सेकंड वाले के अंदर सिल्वर आयन बनेंगे और थर्ड के अंदर जिंक आयन बनेंगे, फोर्थ है तो वह आयन बनेंगे उसके अंदर। ये जो आयन्स बनेंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रोलाइसिस का काम होगा तो ये कॉपर आयन कहां जाएंगे, अपने वाले जो इस इलेक्ट्रोड का, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इलेक्ट्रोड उसके ऊपर आके जुड़ जाएंगे इस तरह से, और यहाँ जो सिल्वर आयन्स है वो अपने कैथोड के ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे लाइक दैट, और जो थर्ड है उसके अंदर ये जिंक आयन वो अपने कैथोड के ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, इलेक्ट्रिसिटी का कॉमन सोर्स है इनके अंदर। तो टाइम पीरियड जो होगा वो इनके लिए क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज़ करंट विल पास थ्रू द सेम टाइम पीरियड। नाउ द पॉइंट इज व्हाट वुड बी द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट दैट टाइम, what would be the weight of silver deposited at that time, and what would be the weight of zinc deposited at that time. If we think that same weight of the metals will deposit, this is not correct. Different weights of the metals will be deposited on their respective electrodes. अलग अलग इलेक्ट्रोड के ऊपर अलग अलग ही मेटल का वेट डिपॉजिट होगा, सेम नहीं होगा। ऐसा क्यों? when we will discuss the second law, then we will realize the actual answer. So let's again start first। अब हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, लेट द वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, कोई मेटल है उसका जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो हमने कितना मान लिया, W मान। Let the weight of the metal deposited at cathode is W. So now let's come to definition. According to Faraday's first law of electrolysis, the weight of the metal deposited at cathode is directly proportional to the quantity of charge passed through it. Q represents charge. Quantity of charge passed through it. यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमने कैथोड में से ज्यादा करंट पास किया, ज्यादा चार्ज पास किया तो ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा, कम चार्ज पास किया तो मेटल का कम वेट डिपॉजिट होगा। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप चार्ज ज्यादा पास करोगे तो देयर विल बी मोर अट्रैक्शन बिटवीन देम, इनमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी आयनों के बीच में, और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा मेटल डिपॉजिट होगा। और जब हम चार्ज कम पास करेंगे इसके अंदर से, तो चार्ज कम पास करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो मेटल भी कम डिपॉजिट होगा। Therefore weight is directly proportional to charge passed through the electrode. Okay. अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर सेकंड लॉ पे। According to second law of Faraday's, the weight of the metal deposited at respective electrodes, हर इलेक्ट्रोड पे जो वेट डिपॉजिट होगा is directly proportional to the equivalent weight of that metal. बहुत आसान। देखो फर्क इस चीज का है, फर्स्ट लॉ के अंदर तो जो वेट डिपॉजिट हो रहा है, जहां एक बार में एक मेटल से एक साथ इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो वहां जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर। जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज उसमें से पास हो रहा है उस पे डिपेंड।
जब इस सेकंड लॉ में ये बताया कि कॉपर के अंदर जो कॉपर का वेट डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर जो सिल्वर का, और जिंक में जो जिंक का वेट डिपॉजिट हो, उनके चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट पर। कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा, वो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट बताएगा। ऐसे सिल्वर का कितना वेट डिपॉजिट होगा सिल्वर के बीकर में, तो वो सिल्वर का इक्विवेलेंट, एंड सो ऑन विद द जिंक। जिंक भी यही है। अब क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। सपोज आपने कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो जिस भी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो डिवाइडेड बाय उस पर जो चार्ज है। फॉर एग्जांपल कॉपर हैज 2 चार्ज, उससे आपने डिवाइड करना है, और इसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है 63.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इट्स इक्विवेलेंट वेट। ये इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो सिल्वर का जो वेट डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा, 108 डिवाइडेड बाय 1, बिकॉज़ इट हैज 1 चार्ज। और ऐसे जिंक के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो क्या हुआ, जिंक का वेट इज अप्रोक्सीमेटली 65। तो अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पास फॉर देम, तो क्या होगा, फॉर द सेम टाइम पीरियड इसका वेट अलग डिपॉजिट होगा, उसका वेट अलग डिपॉजिट होगा, उसका वेट अलग, क्योंकि उनका इक्विवेलेंट वेट क्या है, सबका अलग अलग। So this is the point of difference between these two. Okay. Now let's come to the numerical portion. So ये तो हो गया, अब आपको बिल्कुल क्लियर कि Faraday's laws क्या होते हैं और कब काम करते हैं, किस कंडीशन में काम करते हैं. So this was their theory. Now let's move to numerical portion. How to solve the numerical? Numericals are not directly related to this theory. जो आपने दो फॉर्मूले यहाँ सीखे, W is directly proportional to Q. अगर आप इसको एक्सपेंड कर दोगे तो ये हो जाएगा W is equal to ZQ. Z is what, a constant. जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, आप हटाओगे तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आ ही जाता है। यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, क्योंकि हम या इसको फैराडेज कांस्टेंट तो नहीं बोले, बट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा, और सिंपल वी कैन सी इट एज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट का भी काम करता है। तो ये है हमारे पास में। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड डायरेक्टली यू वांट टू बी हैविंग न्यूमेरिकल्स, इस पर डायरेक्टली बेस्ड बहुत कम न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अगर बनेंगे तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और सेकंड लॉ पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, दे आर नॉट गिवन इन आवर सिलेबस। सेकंड लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं दे रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, हाउ विल यू सॉल्व देम, बिकॉज जो फॉर्मूला अभी आपने देखा, इस पर बेस्ड तो बहुत कम कोई न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। What are the points used for calculation of the numericals? Let's go through them. वो देखते हैं। Now suppose मान लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास में कोई M नाम का मेटल है and it has +1 चार्ज। ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से देखना, कितने चार्ज से कितना वेट डिपॉजिट होने वाला है वो पॉइंट हमें पता चलता है। कितने चार्ज से किसी भी मेटल का कितना वेट डिपॉजिट होगा वो पता लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये कोई मेटल है, मेटल +1 चार्ज में, +1 चार्ज में मान लो आपने सोडियम मान लिया, लिथियम मान लिया और पोटेशियम मान लिया, दे हैव +1 चार्ज, या कोई और भी एलिमेंट आप मान लीजिए +1 चार्ज। जिंक आयन भी हो सकता है, हालांकि +2 चार्ज है, लेकिन +1 फॉर्म में है तब की बात। तो ये हो गया। अब अगर आपको इसको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड 1 इलेक्ट्रॉन, आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू 1 एटम, एक एटम बदल जाएगा। अब देखिए, अब आप यहाँ पर अगर आपने ये एक आयन लिया तो आपको एक इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर अब आपके पास में मान लीजिए 1 आयन ना होकर के 10 आयन हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, यस 10 इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट atoms will be deposited, 10 atoms will be deposited at cathode। अब अगर मान लिया जाए कि 10 ना होकर के सपोज दे आर 100 आयंस, अगर ये 100 आयंस हैं तो फिर आपको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। कितने एटम डिपॉजिट हो जाएंगे, 100 एटम डिपॉजिट। नाउ लेट अस इंक्रीज दिस नंबर टू अ ह्यूज नंबर, बड़ी वैल्यू बदल देते हैं हम इसको, और वो वैल्यू बदल दी हमने 1 मोल। 1 मोल कौन है हमारे पास, मेटल आयन प्लस। तो 1 मोल अगर हमारे पास मेटल +1 आयन है तो इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। और ये कितने मोल डिपॉजिट होंगे एटम के, 1 मोल एटम विल बी डिपॉजिट, 1 मोल ऑफ दिस एटम विल बी डिपॉजिट।
अब इस 1 मोल को अगर हम वैल्यूज में कन्वर्ट कर दें तो वैल्यूज कितनी होती है 1 की, अवोगाड्रो नंबर 6.022 और 23 into 10 to the power 23। तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यस 6.023 into 10 to the power 23। तो ये एटम्स कितने डिपॉजिट है 6.023 into 10 to the power 23। अब देखो ये जो वैल्यू हमने बोली है 6.023 into 10 to the power 23 प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे ये भी 6.023 into 10 to the power 23 और ये आयंस जो एटम बदलेंगे तो एटम कितने हो जाएंगे वो भी 6.023 into 10 to the power 23। अब हम चार्ज को वेट से जोड़ेंगे, ये तो बात है सिर्फ सिंपल पॉइंट। अब हम इनको कनेक्ट करने वाले हैं चार्ज और वेट के बीच। कैसे निकलेगा ये देखिए, ऊपर के पोर्शन को रब कर देते हैं। सपोज हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 power minus 9 कूलम्ब्स, दिस इज द चार्ज। और अगर हमने 10 इलेक्ट्रॉन यूज किए तो इसका मतलब कितना चार्ज हो गया into 10। अगर 100 है तो कितना चार्ज बन जाएगा फिर हमारे पास टोटल 100 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है 100 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना चार्ज लग रहा है एक्चुअली में, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लग रहे थे, वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं लग रहा था, वो इतना वैल्यू चार्ज लग रहा था फॉर डिपॉजिटिंग 1 एटम। और जब 10 आयंस को डिपॉजिट करते तो 10 इलेक्ट्रॉन लग रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं लग रहे थे, 10 इतने चार्ज लग रहे थे, 10 ये चार्ज लग रहा था और एटम 10 बन रहे थे। ऐसे अब हम 100 ले लेंगे तो कितना चार्ज लगेगा into 100। और अगर 1 मोल ले लिया जाएगा तो ऐसे करके तो कितना चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू अवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23। and when we calculate this value comes out to be approximately, लगभग ये वैल्यू बनती है 96,500 कूलम्ब्स। तो ये तो निकाला हमने चार्ज किसका, 1 मोल आयंस का, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज निकाला हमने कि कहीं पर जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तो इसका मतलब चार्ज कितना लग रहा है 96,500 कूलम्ब चार्ज आर यूज्ड, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तो। अब पॉइंट है वो एटम कितने डिपॉजिट हो रहे हैं 1 मोल, किसके डिपॉजिट हो रहे हैं, उस मेटल के डिपॉजिट हो रहे हैं जिसके पास +1 चार्ज है। अब +1 चार्ज जिस मेटल के ऊपर होगा उसके जब 1 मोल डिपॉजिट हो जाएंगे तो 1 मोल एटम जब हमारे पास है तो उनका वेट कितना होगा, विल बी इक्वल टू देयर एटॉमिक वेट। 1 मोल एटम जब लिसन दिस पॉइंट अगेन, दोबारा सुनो इस बात बहुत ध्यान से देखना। जब हमारे पास में 1 मोल एटम डिपॉजिट हो रहा है तो इसका मतलब उनका वेट कितना होगा, वेट उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक वेट होता है, बिकॉज वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट। कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, जब उसके 1 मोल डिपॉजिट हो रहे हैं तो उन 1 मोल एटम्स का जो चार्ज होगा वो हमेशा फिक्स है और वो कितना चार्ज होगा जितना उसका एटॉमिक वेट होता है उतना वेट डिपॉजिट होगा उसका। सो दिस इज द। अब देखिए तो यहाँ जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो कितना डिपॉजिट है इज इक्वल टू देयर एटॉमिक वेट, कब +1 की बात करें। और यही पॉइंट अगर अब हम इसको बदल दें, चेंज कर दें, अगर आप इस पॉइंट को चेंज कर दें, सपोज अब हमारे पास में कोई मेटल आयन है, इट हैज 2 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे हम इसके लिए, यस 2 इलेक्ट्रॉन। और आयन कितने एटम में बदल रहे होंगे 1, क्योंकि ये एक आयन था, लेकिन चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन इसने पहले वाले की तुलना में डबल यूज किए, तो डबल यूज किए हैं तो एटम तो एक ही डिपॉजिट, क्योंकि आयन एक है तो एटम भी एक ही बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर डबल यूज्ड। ऐसे अब आप मान लिया गया इस पॉइंट को, अगर ये आपके पास में आयन हो जाए अवोगाड्रो नंबर के अंदर 6.023 into 10 to the power 23, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज होंगे डबल, यानी कि 2 into 6.023 into 10 to the power 23। और ये एटम्स कितने डिपॉजिट होंगे, ये फिर 1 मोल है, 6.023 into 10 to the power 23। अब देखते हैं the value of the charge for this number was कितना था 96,500। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, पहले से डबल यूज हो रहे हैं, तो ये चार्ज भी कितना हो जाएगा, पहले से डबल हो जाएगा।
किसके लिए हो रहा है डबल? उसके लिए हो रहा है जिस मेटल के ऊपर +2 चार्ज। और चार्ज एटम कितना डिपॉजिट हो रहे हैं? 1 मोल ही डिपॉजिट हो रहे हैं। ऐसे ही ये पॉइंट हम किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर दोस आयंस व्हिच हैज +3 चार्ज। तो +3 चार्ज जिन आयंस के पास होगा उनमें कितना चार्ज लगेगा? 3 × 96,500। जो 96,500 कूलम्बिक चार्ज की वैल्यू है, दिस इन शॉर्ट इज नोन एज 1 फैराडे चार्ज। इसको हम 1 फैराडे के नाम से बोलते हैं। अब ये तो था डिटेल्ड स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर वेट ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड। अब ये भी अगर आपको टफ लगता है तो आई हैव अ वेरी शॉर्ट ट्रिक टू कैलकुलेट। अब और भी आसान तरीका है निकालने का, बहुत ही आसान। जिन बच्चों को ये समझ में आएगा ठीक है, नहीं आया तो और भी सबसे इजी ट्रिक लेते हैं हम। और वो क्या है? सपोज ये सोडियम आयन है, इट हैज +1 चार्ज। अब आपसे पूछा जाए हाउ मच चार्ज विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस। हाउ मच चार्ज विल बी रिक्वायर्ड? तो 1 फैराडे चार्ज विल बी रिक्वायर्ड। ये कैसे पता चला? अब आपके पास जो भी आयन आ रहा है उस आयन के ऊपर आप देखो कितना चार्ज है, जितना चार्ज है उतने ही फैराडे चार्ज लगेंगे। अगर मान लिया जाए इसकी जगह मैग्नीशियम आ जाए और आपसे पूछा जाए व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयंस, तो कितना चार्ज होगा फिर उसमें? इट विल बी 2 फैराडे। और यही पॉइंट अगर किसके लिए आ जाए? एल्यूमिनियम के आ जाए। एल्यूमिनियम है +3 चार्ज। सो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन 1 मोल, ये वर्ड जरूर ध्यान रखें, 1 मोल, मॉलिक्यूल नहीं, 1 मोल, ना 1 एटम, ना 1 आयन, 1 मोल। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन विल बी 3 फैराडे। और चार्ज के रूप में निकालना है तो कितना वैल्यू जाएगा? इनटू 96,500। इसको कर दो इनटू 96,500, इसको कर दो इनटू 96,500। दिस विल बी द कूलम्बिक चार्ज डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन 1 मोल ऑफ। इसके लिए इतना लगेगा, इसके लिए इतना लगेगा। यानी कि शॉर्ट में अगर हम बात करें, जिस आयन के ऊपर जितना भी चार्ज आपको दिख रहा है उतने फैराडे चार्ज लगेंगे फॉर देयर 1 मोल डिपोजिशन। अब पॉइंट आता है वेट को लेकर के। तो वेट कितना? अगर हमने सोडियम आयन को इतना चार्ज दिया तो वेट कितना डिपॉजिट होगा? तो ये देखो 1 मोल के लिए बात है तो 1 मोल सोडियम आयन का वेट फिक्स होता है। हर किसी एलिमेंट पे 1 मोल का वेट फिक्स और वो उसके एटॉमिक वेट के बराबर है। तो सोडियम का 1 मोल का एटॉमिक वेट इज व्हाट? 23 ग्राम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 96,500 कूलम्बिक चार्ज से सोडियम का 23 ग्राम डिपॉजिट होगा। ऐसे अगर हम पोटेशियम को ले लें इसकी जगह पे, पोटेशियम में +1 चार्ज, तो पोटेशियम के 1 मोल के लिए कितना चार्ज लगना है? यस, 96,500 कूलम्बिक चार्ज और 1 फैराडे। वेट कितना डिपॉजिट होगा? जो इसका एटॉमिक वेट है, मतलब चार्ज की वैल्यू दोनों में सेम है लेकिन वेट क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। वो किसके कारण आ रहा है? जितना इनका एटॉमिक वेट होता है उतने वो डिपॉजिट। तो इसका कितना वेट डिपॉजिट होगा? 40 ग्राम। सपोज अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम इज द एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम। ऐसे अब आप आ जाओ मैग्नीशियम के अंदर। तो मैग्नीशियम में 2 फैराडे से कितना वेट डिपॉजिट होगा? मैग्नीशियम का जो वेट होता है दैट इज 24 ग्राम। एल्यूमिनियम का कितना वेट डिपॉजिट होगा 3 फैराडे से? 27। अब जो न्यूमेरिकल्स है आपके पास में, न्यूमेरिकल्स को ट्विस्टेड फॉर्म में बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछा गया, लेकिन थीम जो होगा, जो सॉल्यूशन का जो पॉइंट होगा जिसको बेस्ड न्यूमेरिकल है वो ये ही है। बस ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, जितना चार्ज है उतने ही उसमें फैराडे चार्ज लगेंगे फॉर देयर 1 मोल डिपोजिशन। और 1 मोल हर एलिमेंट का वेट फिक्स है। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर मान लो कोई एक्स एलिमेंट है और उसके पास में +4 चार्ज है तो आपको 4 फैराडे चार्ज की जरूरत होगी इसके 1 मोल को डिपॉजिट करने की। अब मान लो x जो एलिमेंट हमने लिया है जिसके पास +4 चार्ज है उसका एटॉमिक वेट है 94 ग्राम, तो 4 फैराडे जो लगे हैं उनसे 94 ग्राम डिपॉजिट होगा। अब आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना हर न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले। न्यूमेरिकल में आपसे जितना भी पॉइंट पूछा गया है, जैसे x वाले एलिमेंट की बात करें, व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ 12 ग्राम्स ऑफ x। तो अभी आपने देखा
94 ग्राम्स एक्स को डिपॉजिट करने के लिए हमें 4 फैराडे चाहिए और हमसे पूछा कितना है 12 ग्राम्स का। तो 12 ग्राम्स के लिए कैलकुलेट। ऐसे आपको किसी भी एलिमेंट के लिए इस तरह से क्वेश्चंस दिए होंगे। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स की कॉम्प्लेक्सिटी इस पॉइंट को लेकर के भी होगी कि वहां पर आपको आयन का चेंजमेंट देखना पड़ सकता है। जैसे MnO4 नेगेटिव ये दे रखा है एंड इट चेंजेस टू Mn+2। नाउ आपको ध्यान क्या देना है न्यूमेरिकल किस पॉइंट पे ध्यान देना, आप ये देखना व्हाट इज द टोटल चेंज इन चार्ज। जब हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये तो आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन, जब हमारे पास एक ही आयन एटॉमिक आयन था तो उनके पास लिखा हुआ चार्ज हमारे को, लेकिन यहाँ हमें वो चार्ज इस मेटल के लिए नहीं दिख रहा। तो मेटल के लिए चार्ज आप प्लस वन वाले मेथड से निकालो। तो एक्स करके आप निकालो तो इसका चार्ज कितना होगा 7 और यहाँ कितना है +2। सो व्हाट इज द चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉनों का चेंज आ रहा है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय दिस मैंगनीज टू कन्वर्ट टू दिस फॉर्म। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे 5 इलेक्ट्रॉन्स लगे। तो 1 मोल के लिए कितना फैराडे बन जाएगा, यस इट विल बी 5 फैराडे। वेट मैंगनीज के अनुसार दैट विल बी योर आंसर। अनदर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स इज, कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको वाटर का केस भी दिया होगा H2O। H2O के अंदर आपको दे रखा है, अगर H2O का केस आ जाता हाउ विल यू सॉल्व, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करना है, जब हम इसको आयोनाइज कराएंगे तो आयोनाइज जब आप इसको कराओगे इट विल बी कन्वर्टेड टू 2H पॉजिटिव एंड 1 OH नेगेटिव, सॉरी O2 नेगेटिव। एक तो आप इस मेथड सॉल्व कर सकते हो, एक और मेथड भी है कि H2O का आयोनाइजेशन का तरीका एक और भी होता है, वो क्या है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगर आपने OH फॉर्म में लिया है इसको तो OH को फिर आपने ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए इसको फिर दोबारा से रिएक्शन में डालना पड़ेगा। मतलब डबल प्रोसेस कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगा 2OH नेगेटिव एरो, ये बन जाएगा H2O प्लस हाफ O2। तो वो जो ऊपर हमने एक ऑप्शन यूज कर दिया लास्ट में वही ऑप्शन आ गया। अब देखिए आप पूरे वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स को जब इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो ऑक्सीजन का एक एटम बनता है। एक एटम का मतलब क्या होगा, अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म को लेकर के जाएंगे तो इसका 1 मोल बन जाएगा और 1 मोल एटम्स का मतलब क्या, ऑक्सीजन का कितना वेट हो गया 16 ग्राम्स। तो 18 ग्राम जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम बनेगा 16 ग्राम विल बी प्रोड्यूस्ड। ऐसे अब आपको चार्ज क्वांटिटी में डिफरेंशिएशन दे रखा है तो उसमें आपको अलग अलग पॉइंट सॉल्व करने पड़ सकते हैं। सो दीज वर द मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट नाउ वी विल गो विद पॉलर्स लॉ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा लॉ पॉलर्स लॉ। पॉलर्स लॉ इज यूज्ड, पॉलर्स लॉ का जो एम है वो है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैरिड बाय एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास AXBY, वी आर डिस्कसिंग पॉलर्स लॉ। पॉलर्स लॉ और इसका एम क्या है, इसका एम है टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कितना कंडक्टिविटी का काम होगा ये निकालना है। तो इस टॉपिक को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। वो देखो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का काम है, दो हमने इलेक्ट्रोड्स यूज करे पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड टू बैटरी सोर्स। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला AXB1, जैसे आप करंट पास करोगे इट विल बी आयोनाइज्ड
किस किस में आयनाइज हो जाएगा, ये बन जाएगा a x प्लस b y। और इसके पास प्लस चार्ज है, उसके पास माइनस चार्ज है। फैराडेज लॉज की जो बातें हमने डिस्कस करी थी वो खत्म होगी, उनका इस लॉ से कोई संबंध नहीं है। सो डोंट थिंक दैट पॉइंट्स ऑफ फैराडेज टू दिस लॉ। यहाँ पॉइंट ये कि अब जो सॉल्यूशन बना है उसके अंदर देयर आर टू आयंस, एक प्लस आयन है एक माइनस है। अब ये क्या करते हैं, व्हाट दिस आयंस हेल्प, these ions help in conduction of charges to their opposite electrons, positive ion negative की तरफ, negative ion positive, so they help in conduction of charges। करंट पास किया, अब इन करंट को सॉल्यूशन में कौन उठा के ले जाएगा, आयंस ले जाएंगे। तो आयंस आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ चार्जेस को कंडक्शन पे या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हेल्प करने का काम करते हैं। अगर ये पॉजिटिव आयन एक बना है, अगर मान लिया जाए x की वैल्यू 1 है तो ये एक बनेगा, y की वैल्यू अगर 1 है तो ये एक बनेगा, मतलब एक पॉजिटिव आयन होगा एक नेगेटिव आयन होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी एक एक आयनों के द्वारा होगी। अब मान लो x की वैल्यू हो 2 तो दो पॉजिटिव आयन बनेंगे, और दो पॉजिटिव आयन बनेंगे तो मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी पहले से डबल होगी। पहले क्या आयन होता था, अब आयन डबल है तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डबल। ऐसे बात क्या मान लो कि y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू का आप कितना मान लो 3, तो B जो आयन है उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी 3 टाइम्स, 3 गुना। तो व्हाट इज द टोटल कंडक्टिविटी, टोटल कंडक्टिविटी कितनी, जितने इसके आयनों ने कंडक्टिविटी करी मल्टीप्लाई टू इट्स नंबर, प्लस इस आयन ने जो कंडक्टिविटी करी मल्टीप्लाई टू इट्स नंबर, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर, दिस इज नोन एज स्क्वायर। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है जब आप इसके अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी को ऐड करोगे तो ऐड करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो लगातार कुछ ना कुछ अमाउंट में डिसोशिएट होते रहते हैं, डिसोसिएशन इज नेवर कंप्लीट। वीक इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए बोला गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दे आर इंस्टेंटली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड, 98% 99% तक के जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो एक बार में कंप्लीट टूट जाते हैं, 99% तक के टूट जाते हैं, तो उनके ऊपर डाइल्यूशन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो इनकी कंडक्टिविटी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे आप पानी डालोगे इनके अंदर तो मॉलिक्यूल में स्पेस बनेगा, थोड़ा स्पेस बनेगा, स्पेस के बढ़ते ही उनमें टूटने के लिए जगह बनेगी और उनमें आयोनाइजेशन का काम करेगा। फिर आप उनमें पानी डालोगे उनके अंदर डाइल्यूशन का काम करोगे, उनमें फिर स्पेस बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम बनते वो क्या होगा, आयोनाइजेशन के लिए जगह मिलेगी उनको, वो आयोनाइज करेंगे, आयन फिर ज्यादा बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आयन बढ़ते जाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जितना आप पानी डालते जाओगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में उतना ही आयोनाइजेशन होता जाएगा, और आयोनाइजेशन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का काम होगा। इनफाइनाइट अगर हम काफी देर तक इस काम को करते हैं, जब हम ये मान लें कि अप्रोक्सीमेटली ये सारे टूट रहे हैं तो उनके द्वारा कंडक्टिविटी कितनी होगी, जितने भी आयन पॉजिटिव फॉर्म के बने हैं उनके द्वारा कंडक्टिविटी प्लस जितने भी नेगेटिव फॉर्म के जो आयन बने उनके द्वारा किए गए कंडक्टिविटी के जोड़ को ही हम बोलते हैं कोलरिज लॉ। सो अकॉर्डिंग टू कोलरिज लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी carried by an electrolyte AHBY is equal to the sum of the molar conductivity of both ions, whereas both ions are multiplied to their stoichiometric frequencies। ये मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट, इसका आपने आयोनाइजेशन कराया, इलेक्ट्रोलाइट करंट पास किया इसमें, तो ये क्या कर देंगे, इट विल बी आयोनाइज्ड टू एल्युमिनियम +3 और सल्फेट -2। सो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैरिड बाय दिस आयन इनटू इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 2, 2 डबल हो जाएगी। ऐसे इसकी जो कंडक्टिविटी है एक आयन की इनटू इतने आयन। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, द सिंबल यूज्ड फॉर मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्डा इंफिनिटी m। इससे पहले इसकी जो नंबर है कितना नंबर है 2। ऐसे यहां पर लैम्डा इंफिनिटी m, ये किसका सिंबल है, मोलर कंडक्टिविटी m, मोलर लैम्डा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू इट्स। तो ऐसे यहां इस x को हम हटा दें, यहां क्या आ जाएगा लैम्डा m, यहां क्या होगा x। ऐसे यहां अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा इंफिनिटी m और ये 1।
So now you can state about, now you can have a statement about Paulus law. Paulus law की definition बनती है. According to Paulus law, the limiting molar conductivity at infinite dilution by an electrolyte AX/Dy is equal to the sum of the limiting molar conductivity carried by cation into its stoichiometry and the limiting molar conductivity carried by anion into its stoichiometry. This is Paulus. Numerical points based on this. किस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स इसके अंदर बहुत ईजी है. न्यूमेरिकल्स जो होंगे इसके अंदर आपको कोई ना कोई कंपाउंड दे रखा होगा या तो उसका नाम दे रखा होगा इन द लैंग्वेज फॉर्म, इन द जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, लाइक दैट, एंड देयर मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज आर आल्सो गिवन. उनकी मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू भी उसमें दे रखी है. वो जिसके लिए मोलर कंडक्टिविटी दे दी 4 to 8.4 ये वैल्यू दे दी. ऐसे अब आपको मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है तो कैल्शियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. कुछ केसेस के अंदर तो आपको इस तरह से इक्वेशन फॉर्म दी हुई होगी और जिन क्वेश्चंस के अंदर जिन न्यूमेरिकल्स में आपको इनका आयोनाइजेशन नहीं दे रखा है उनके अंदर आयोनाइजेशन का काम आपने खुद करना है. जैसा कि हमने यहाँ AX/Dy को सॉल्व किया. इसमें CaCl2 है तो कैल्शियम आयन कितने होंगे इसमें देखो एक है तो ये कैल्शियम आयन प्लस अब कौन है इसमें क्लोरीन तो ये हो गया क्लोरीन आयन. क्लोरीन आयन कितने हैं 2. अब क्या लगाना आपने लैम्डा ऐसे ही क्या आ जाएगा एंड द वैल्यूज आर गिवन. इनकी वैल्यू दी हुई है. सपोज इसकी वैल्यू दे दी 4 to 8.7 ये वैल्यू दे रखी है. अब ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारे को एक और एग्जांपल दे रखा है और एग्जांपल के रूप में हम मान लिया वो दे दिया जैसे एल्युमिनियम Al एल्युमिनियम कार्बोनेट. तो आपने इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाली ऐसे जैसे ऊपर वालों की निकाली थी तो ये कैसे निकलेगी दिस विल बी ये क्या बन जाएगा आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कौन हमारा एल्युमिनियम कितने हैं 2 प्लस ऐसे अब आ जाओ CO3 ये हो गया लैम्डा और आगे ये कितना हो गया 40 लाइक दैट. और इनकी जो वैल्यूज आपको दे रखी है वो आगे जैसे 3 to 7.4 ये वैल्यू है. और न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये कभी किसी न्यूमेरिकल 2 इक्वेशन है किसी के अंदर 3 इक्वेशन या तो ऐसे बना के दी हुई होगी या आपको खुद ही आयोनाइज करके बनानी पड़ेगी. उसके बाद उनकी वैल्यूज लिखनी है और इन इक्वेशन का फिर नंबर डालना 1 2 एंड लाइक दिस ऐसे करना नंबर डाल. अब आपको क्वेश्चन पूछा होगा कैलकुलेट करनी. कैलकुलेट तो वो हो जाएगा जिसको कैलकुलेट बोला वो आपका एम हो गया. फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड तो जो नाम आ रहा है ना आपका उसका फॉर्मूला लिख लो. ये हो गया एसिटिक एसिड या मान लो सोडियम एसिटेट नाम आ गया पोटेशियम एसिटेट आ गया तो वो लिखो. और अब इसका आयोनाइजेशन कराओ. जब आप आयोनाइजेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा इसमें CH3COO नेगेटिव प्लस अगर एसिड था तो H हो जाएगा मेटल था तो Na हो जाएगा लाइक ये हो गया. दिस इज योर ए. ये ए में इसको सॉल्व हाउ विल यू सॉल्व कैसे सॉल्व करोगे इसको सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है इसमें जो आयंस आए हैं ना लुक एट द आयंस इन योर एम. एम के अंदर जो आयंस है मतलब कैलकुलेट जिसको उसके जो आयंस है उन आयंस को इन तीनों इक्वेशंस में या दोनों इक्वेशंस में देखो और उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो. ऐड करने से पहले ये जरूर देखो जैसे यहाँ पर सोडियम यहाँ जो एसिटेट है इसकी वैल्यू 1 है तो इसमें देखो आपके एसिटेट की वैल्यू 1 है 2 है या 3 है. अगर यहाँ 1 है तो ये वैल्यू भी आपकी 1 होनी चाहिए. ये मान लो 2 डिजिट लग रहा है और ये आपका 1 है तो इस इक्वेशन पहले आप 2 से डिवाइड करो. 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. सपोज इसके अंदर 3 वैल्यू लिख रखी 3 आयंस बने थे इसके तो क्या करना है इस वैल्यू में जहाँ पर 2 है तो उसको आपने 3 में कन्वर्ट करना है. तो मल्टीप्लाइड बाई 3 तो इसके लिए फिर आप इसको डबल कर दो इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई उसके अनुसार. या जैसे भी आप मैथ वाले तरीके से बोर्ड मास वाले तरीके से आप सोल्व मैथमेटिकल तरीके से करना है इसको. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है और कैलकुलेशन का यही तरीका एम इक्वेशंस बनाओ और जो एम के अंदर जो आयंस आते हैं उनको ऐड कर दो
बाकी जो इक्वेशन बच गई उनको अब जो आंसर उसमें सब्ट्रैक्ट करते रहो, यू विल गेट द आंसर।